इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन 54, ठीक है जी। 53 हो गया है, डिस्काउंट पे इशू नहीं करना है, लेकिन इशू हो सकता है किस केस में? एक तो स्वेट इक्विटी शेयर्स और दूसरा डेट को कन्वर्ट कर रहे हैं शेयर्स में किसी रेजोल्यूशन प्लान के हिसाब से या किसी स्कीम के हिसाब से, तब हो सकता, ठीक है जी। सेक्शन 54 इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। सबसे पहले स्वेट इक्विटी शेयर, देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इक्विटी, तो शेयर्स कौन से वाले हैं? इक्विटी वाले हैं। स्वेट का मतलब पसीना जी, खून पसीने की कमाई है। ये किसकी कमाई है? खून पसीने की कमाई है। आप कंपनी के लिए कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे खुश होकर कंपनी आपको क्या देगी जी? शेयर्स देगी। उन शेयर्स को क्या बोलेंगे? स्वेट इक्विटी शेयर। क्या ये ईसॉप है? नहीं जी, ईसॉप नहीं है। क्या नहीं है ये? ईसॉप नहीं है, ये अलग है। अभी हम देखेंगे ईसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर्स में डिफरेंस है। नहीं नहीं नहीं, राइट इशू थोड़ी है। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या है कि देंगे एम्प्लॉइज को ही। ईसॉप भी किसको मिलते हैं? एम्प्लॉइज को ही मिलते हैं। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर क्यों दे रहे हैं? उनकी मेहनत के लिए। स्वेट इक्विटी शेयर, उन जो हमारे लिए कुछ करने वाले हैं, कुछ देने वाले हैं कंपनी को, उसके बदले में हम क्या देंगे उन्हें? स्वेट इक्विटी शेयर। ईसॉप क्या है? एक प्लान है कि भाई सारे एम्प्लॉइज को शेयर देना चाहते हैं, क्या पैसे नहीं लेंगे? लेंगे जी, लेकिन थोड़ा कम पैसा लेंगे, मार्केट प्राइस से कम पैसा लेंगे ईसॉप में। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर में कोई पैसा लेंगे? नहीं जी, कोई पैसा नहीं लेने वाले। उन्होंने कंपनी के लिए कुछ ऐसा करके दिया है जिसके बदले में हम क्या दे रहे हैं? उनको शेयर्स दे रहे हैं। मीनिंग, द टर्म स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स सच इक्विटी शेयर्स as are issued by a company to its director or employees at a discount or for consideration other than cash। या तो डिस्काउंट पे दे रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? कंसिडरेशन क्या है? अदर देन कैश। अब यहाँ डिस्काउंट का क्या मतलब है? नॉमिनल वैल्यू से भी कम। क्या मतलब है डिस्काउंट का? नॉमिनल वैल्यू से भी कम। दे किसको रहे हैं? या तो डायरेक्टर्स को दे रहे हैं या एम्प्लॉइज को दे रहे हैं। फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ। नो हाउ का मतलब क्या होता है? उन, उनकी कोई नॉलेज है, कोई स्किल्स है जिससे हमें बेनिफिट मिलने वाला है। उस नॉलेज या स्किल्स के बदले क्या दे रहे हैं? उन्हें शेयर्स दे रहे हैं। और मेकिंग अवेलेबल राइट इन द नेचर ऑफ आईपीआर। आईपीआर क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि पेटेंट। अगर वो हमारे लिए कोई पेटेंट, कुछ नई इन्वेंशन कर रहा है, तो उस एम्प्लॉय को हम क्या दे सकते हैं? सर्टिफिकेट शेयर दे सकते हैं। किसके बदले में? इस आईपीआर के बदले में। और वैल्यू एडिशन, या किसी भी तरीके से वो कोई वैल्यू ऐड कर रहा है हमारी कंपनी के अंदर, बाय वट एवर नेम, ठीक है जी। कोई नो हाउ प्रोवाइड कर रहा है, कोई उसके अंदर प्रोफेशनल स्किल्स है, वो हमें उससे हमें बेनिफिट मिल रहा है, या फिर वो कोई आईपीआर दे रहा है हमें, या फिर कोई भी वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो उन एम्प्लॉइज और उन डायरेक्टर्स को क्या इशू कर सकते हैं हम? स्वेट इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे जो शेयर्स की वैल्यू होगी, या तो वो डिस्काउंट पे होंगे या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश होगी। वो अदर देन कैश कंसिडरेशन होने वाली क्या है? क्या होगी? कैश अदर देन कैश, यही चीज तो होगी। जो नो हाउ उन्होंने दिया, जो उन्होंने पेटेंट करवा के दे दिया कंपनी को, या उन्होंने जो वैल्यू ऐड करी, क्या वो कैश है? वो क्या है? अदर देन कैश। यही यहाँ पे कंसिडरेशन बन जाएगा। बिल्कुल जी, सारे राइट्स होंगे। अभी हम पढ़ेंगे सारे राइट्स देंगे। पेरी पासु होते हैं, क्या होते हैं? पेरी पासु। Hence, one can say sweat equity shares are issued to keep the employees of a company motivated by making them partner in the growth of the company। उनको क्या बना दिया जी? एक तरीके से पार्टनर बना दिया है, मेंबर बना दिया है, ओनर बना दिया है। माइंड इट, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम ईसॉप इन मल्टीपल वेज। लेकिन स्वेट इक्विटी और ईसॉप दोनों अलग अलग। Section 54 lists out the condition that shall be fulfilled by the company prior to the issue of said equity shares, apart from designates these at equal footing to equity shares। क्या कह रही है? कुछ कंडीशंस बताई हुई है जो फुलफिल करनी पड़ेगी इशू करने से पहले। वो कंडीशंस हम देख लेते हैं। Status of said equity shares and other holders thereof। Subsection 2 provides the right, limitation, restriction and provision as far for the time being applicable to equity share shall be applicable to the said equity shares issued under section 54। Same right, same limitation, same restriction, सारे provision same है, चाहे normal equity shares हो चाहे sweat equity share हो, कोई difference नहीं है। क्या इन्हें voting right नहीं मिलेगा? क्या ये proxy अपॉइंट नहीं कर सकते? क्या ये quorum में काउंट नहीं होंगे? ये सब कुछ होंगे जी। जो equity shares के पास पावर है वो सारी पावर्स इनके पास है। The holders of said equity shares rank pari passu with the other equity shareholder। pari passu का मतलब ही क्या है? Same footing, on equal। ठीक है जी। Condition for issue of said equity share। अब कुछ conditions दी हुई है section 54 subsection 1। According to section 54, a company may issue said equity share if all the following conditions are filled। मतलब सब conditions के बीच में क्या है? And है जी, सारी fulfill करनी पड़ेगी। Shares of that class must be already issued। बोल्ड हुआ है already issued, बोल्ड हुआ है तो मतलब रेलिवेंस रखता है। already issued का मतलब
मतलब स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए पहले स्वेट इक्विटी शेयर इशू होने चाहिए। मतलब जो स्वेट इक्विटी शेयर्स आप देने वाले हो ना, वो क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब इक्विटी शेयर दो टाइप के है ना, डीवीआर और नॉर्मल। अब कंपनी ने नॉर्मल इक्विटी शेयर इशू करे हुए हैं, क्या स्वेट इक्विटी शेयर्स में डीवीआर इशू कर सकता है? नहीं कर सकता है। नॉर्मल ही करेगा क्योंकि अभी नॉर्मल ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन नॉर्मल और डीवीआर पहले कंपनी इशू कर चुकी है, क्या आज स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, डीवीआर इशू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डीवीआर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। जो भी शेयर, जो भी क्लास आप इशू करने वाले हो, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है जी। कोई चीज पहली बार स्वेट इक्विटी शेयर से इशू नहीं करेगी। आप सोचो कि मैं डीवीआर स्वेट इक्विटी से इशू कर देता हूँ, ये नहीं हो सकता है। अगर डीवीआर एग्जिस्ट कर रहा है तभी आप डीवीआर स्वेट इक्विटी शेयर से इशू कर पाओगे। ठीक है जी, क्लियर है पहली लाइन? इशू इज ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब 75% approval passed by the company. Resolution specify the details regarding the number of share. Resolution में क्या लिखा रहना चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स लिखे रहने चाहिए, करंट मार्केट प्राइस लिखा लेना चाहिए, कंसिडरेशन अगर कोई ले रहे हो तो वो लिखी होनी चाहिए, एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉइज टू होम सच इक्विटी शेयर्स आर टू बी इशूड। और आप किसको इशू कर रहे हो ये भी लिखा होना चाहिए। किसको इशू करोगे आप? डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉइज को। इसकी डेफिनेशन भी है कि ये डायरेक्टर और एम्प्लॉइज का मतलब क्या है, वो भी हम नीचे देख लेंगे। The issue of sweat equity shares must in accordance with the regulation as stated in table. अगर लिस्टेड कंपनी है तो किसकी रेगुलेशन लग जाएगी? तो आपको सेबी कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर अदर देन अबव मतलब लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, तो आपको खाली रूल 8 कंप्लाई करना है, जो रूल 8 हम करते हैं। ठीक है जी। A company that incorporated and commenced business on 9th November 2022 can issue sweat equity shares only after 8 November 2023। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? देखो आंसर मत देखना बिना आंसर देखे, क्योंकि आंसर कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। आप अपना दिमाग लगा के बताओगे। अ कंपनी दैट इनकॉर्पोरेटेड एंड कमेंस्ड बिजनेस ऑन 9th नवंबर 2022 कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर ओनली आफ्टर 8 नवंबर 2023। क्या ये कंडीशन सही है या गलत है? कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 9 नवंबर को, क्या वो स्वेट इक्विटी शेयर 8 नवंबर 2023 के बाद इशू करेगी? A company incorporated and commenced business on 9 November can issue कर सकती है स्वेट इक्विटी शेयर ओनली आफ्टर 8 नवंबर 23। क्या ऐसी कोई कंडीशन हमने पढ़ी है? नहीं जी, ऐसी कोई कंडीशन हमने नहीं पढ़ी। हमने एक कंडीशन जरूर पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? ऑलरेडी इशूड होने चाहिए। वही शेयर इशू होंगे जो ऑलरेडी इशूड है। अब जब कंपनी 9 नवंबर को बनी है ना कोई शेयर कैपिटल तो इशू हुई होगी, इक्विटी शेयर तो इशू हुए होंगे, तो वो वाले स्वेट इक्विटी शेयर आप कभी भी इशू कर सकते हो। लेकिन ये पहले होता था। पहले क्या कंडीशन थी कि 1 साल तक आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते। लेकिन अब ये कंडीशन ओमिट हो गई है। नीचे ये लिखा हुआ है फॉल्स, करंटली देयर इज नो कंडीशन। लेकिन स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू टेक नोट, क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 54 omitted by the company's amendment act, not less than 1 year has at the date of such issue elapsed since the date on which company has commenced business। तो बिजनेस कमेंस करने के बाद 1 साल इलैप्स होने के बाद में ही आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर पाते थे। लेकिन ये कंडीशन क्या हो गई है? ओमिट हो गई है। अब इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। बाय चांस एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कंडीशन क्या हो गई है, ओमिट हो गई है। ठीक है जी। लेकिन जहां पे ये लिखा रहता है ना स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू टेक नोट, मुझे नहीं लगता उसमें से क्वेश्चन पूछते हो, क्योंकि जब खुद ही लिख रहे हैं कि खाली नोट लेना है आपको, इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है। और वैसे भी अब रेलिवेंस नहीं है, ओमिट हो चुका है तो पूछने का भी कोई मतलब नहीं बनता। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजन कंटेन इन रूल 8। अब कौन सा रूल आ गया है? रूल 8। इसकी रेफरेंस ऊपर ही आ गई थी, इसकी कंप्लायंस भी करनी है साथ में। देख लेते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय मींस a permanent employee of the company who has been working in India or outside India। एम्प्लॉय कौन सा होना चाहिए? परमानेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाले नहीं चलेंगे। ठीक है जी। चाहे इंडिया में काम करे चाहे इंडिया के बाहर काम करे। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर होल टाइम और नॉट। डायरेक्टर होना चाहिए चाहे कोई सा भी हो, चाहे होल टाइम हो चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी हो चलेगा। एन एम्प्लॉय और अ डायरेक्टर एज डिफाइंड अबव either of subsidiary or holding company of concerned company in India or outside India। किसके एम्प्लॉयज की बात कर रहा है, किसके डायरेक्टर की बात कर रहा है? होल्डिंग और सब्सिडरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सब्सिडरी और होल्डिंग। अगर सब्सिडरी का एम्प्लॉय है या होल्डिंग का एम्प्लॉय है या सब्सिडरी का डायरेक्टर है या होल्डिंग का डायरेक्टर है,
उन्हें भी हमारी कंपनी क्या इशू कर सकती है, स्वेट इक्विटी शेयर, चाहे वो इंडिया में काम कर रहे हो, चाहे वो आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हो। क्या इस एम्प्लॉय के अंदर परमानेंट एम्प्लॉय आ जाएगा या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाला भी आ जाएगा? ओनली परमानेंट ही आएगा, क्योंकि क्या लिखा है इन्होंने, एन एम्प्लॉय इज डिफाइंड अबव, अ डायरेक्टर डिफाइंड अबव, तो ऊपर वाले ही, ठीक है जी, तो परमानेंट ही आएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? द एक्सप्रेशन वैल्यू एडिशन मीन्स एक्चुअल और एंटिसिपेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ मनी। या तो एक्चुअल बेनिफिट मिल जाए आपको, या एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड का मतलब अनुमान लगा रहे हैं कि वाह भाई वाह, अनुमान लगा रहे हैं, बिल्कुल अनुमान लगा रहे हैं कि फ्यूचर में इससे हमें क्या मिलेगा, कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। किसकी वजह से? इस एम्प्लॉय की वजह से। डिराइव और टू बी डिराइव बाय द कंपनी फ्रॉम एन एक्सपर्ट और अ प्रोफेशनल। वो एम्प्लॉय क्या है, कोई एक्सपर्ट है या प्रोफेशनल है, तो उससे आज हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला है या फ्यूचर में कोई बेनिफिट उस बंदे की वजह से हमें मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, वैल्यू एड कर रहा है। फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ, वो हमें कोई प्रोफेशनल स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है, या फिर कोई राइट दे रहा है, किसके नेचर में, आईपीआर के नेचर में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर आज उसने हमारे लिए बना दी कोई, क्या उसका बेनिफिट आज ही मिलेगा या मिलता ही रहेगा? मिलता ही रहेगा जी, ये भी एक तरह की वैल्यू एडिशन है। बाय सच पर्सन टू होम स्वेट इक्विटी इज बीइंग इशूड, उस बंदे के द्वारा जिसको क्या इशू करे जा रहे हैं, स्वेट इक्विटी शेयर। मतलब स्वेट इक्विटी इशू किसे करेंगे, जिसने वैल्यू ऐड करी है। फॉर विच द कंसिडरेशन इज नॉट पेड, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए ना उसे कंसिडरेशन नहीं मिली। किसके लिए? जो उसने वैल्यू ऐड करी है, जो उसने हमारे लिए अच्छा काम किया है, उसके लिए हमें उससे कंसिडरेशन नहीं दी है। और इंक्लूडिंग इन द नॉर्मल रेम्युनरेशन, ना उसकी नॉमिनल रेम्युनरेशन में इस बात के लिए कोई पैसा हमने उसे दिया है। अगर आप उसे एक बार पैसा दे चुके हो, तो दोबारा इक्विटी शेयर इशू करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स के बदले कब दिए जाते हैं, एक एम्प्लॉय को, एक डायरेक्टर को, जो वो हमारे लिए कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हो और उसके लिए हमने उसको कोई पेमेंट ना करी हो, तो अब हम उसको क्या इशू कर सकते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर। रेजोल्यूशन कौन सा चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन। और कोई कंडीशन, वो क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसके अलावा और कोई कंसिडरेशन और कंडीशन? अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी फॉलो कर लो, अगर अदर देन लिस्टेड है तो रूल 8 फॉलो कर लो जी। ठीक है जी, और कुछ था नहीं। बाकी ये लिखा होता है रेजोल्यूशन के अंदर, डिटेल लिख देना। रेजोल्यूशन हमने पढ़ा है ना, क्या होता है, क्या होता है रेजोल्यूशन, जो मेंबर से पास करवाते हैं। कहानी शुरू कहाँ से होती है, मोशन। कहानी कहाँ से शुरू होती है, मोशन। सबसे पहले क्या आता है, मोशन। एजेंडा लिखा रहता है कहाँ पे, नोटिस के अंदर। फिर वो मीटिंग में जब हम उसको आगे बढ़ाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन आ गया जी। और मोशन क्या बन जाता है, रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन क्या है, फॉर्मल डिसीजन है। रेजोल्यूशन क्या है, फॉर्मल डिसीजन। तो उस रेजोल्यूशन में क्या लिखा रहना चाहिए, सब कुछ लिखाना चाहिए, कितने शेयर्स हैं, क्या मार्केट प्राइस है, कंसिडरेशन क्या ले रहे हो, और किसको इशू कर रहे हो। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, वैलिडिटी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन हमें पास करना है ना इसके अंदर। अब उसकी वैलिडिटी कितनी है, द स्पेशल रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द इशू ऑफ स्टैट्यूटरी शेयर शैल बी वैलिड फॉर मेकिंग द अलॉटमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग। जिस डेट पे पास हुआ है उस डेट से 12 महीने के अंदर अंदर स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर देना। अगर नहीं करे तो वो रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा, इनवैलिड, फिर से आपको पास करना पड़ेगा। और जैसे ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, एक फॉर्म जाएगा, कौन सा, वो एमजीडी 14। कौन सा फॉर्म जाएगा, एमजीडी 14। लिख लो, कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तो एक फॉर्म जाता है जिसका नाम है एमजीडी 14। सेक्शन कौन सा था, नहीं, 114 था ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन का। मैं बात कर रहा हूँ एमजीडी 14 फाइल करने की। 117 कौन सा सेक्शन था, 117 रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। और उसमें पहला रेजोल्यूशन ही कौन सा था, स्पेशल रेजोल्यूशन। दूसरा कौन सा था, यूनानिमस। यूनानिमस वो वाला जो एज ए स्पेशल पास होना था जी, वो वाला नहीं, एज ए ऑर्डिनरी पास होना था, जो जिसमें 50% चाहिए थी और वहां 100% आ गई, वो फाइल करने की जरूरत नहीं है। वो एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना था, लेकिन हो गया कैसे, यूनानिमस, वो भी फाइल होगा। तीसरा, चलो छोड़ते हैं, 117 हम पढ़ चुके हैं तो यही तक रहते हैं। तो स्पेशल रेजोल्यूशन की वैलिडिटी क्या है, 12 महीने। लिमिट ऑन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब स्वेट इक्विटी शेयर पे लिमिट भी होगी कि भाई कितने इशू कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। ये लिमिट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है तो इसी लिमिट पे आता है। ड्यूरिंग अ ईयर द मैक्सिमम लिमिट या मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच स्वेट इक्विटी शेयर कैन बी इशूड इज हायर ऑफ। देखो सबसे पहले वर्ड लिखा है ड्यूरिंग अ ईयर, तो ये लिमिट किसके लिए है,
नहीं, वो तो स्पेशल रेजोल्यूशन की है। अगर मैं आज स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू कर रहा हूँ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, तो इस साल में कितने स्वेट इक्विटी शेयर मैक्सिमम इश्यू हो सकते हैं? हाँ, हाँ, कितना अमाउंट या कितना नंबर, तो कितना लिखा हुआ है, हायर ऑफ 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल, जितनी कंपनी की पेड अप इक्विटी लिखा हुआ है, क्या वर्ड लिखा हुआ है, इक्विटी। तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसका 15% आप इश्यू कर सकते हो, और शेयर्स ऑफ इश्यू वैल्यू ऑफ रुपीज 5 करोड़, या कितने के शेयर्स हो, 5 करोड़ के, विच एवर इज हायर। एक साल में इतने ही इशू, आज तो इक्विटी शेयर इशू करे 2.5 करोड़ के, ठीक है जी। मेरी पेड अप कैपिटल कितनी थी, एक बार को मैं अज्यूम कर लेता हूँ 100 करोड़, तो अज्यूम कर ही लेता हूँ, क्योंकि 100 करोड़ का 15% कितना होगा, 15 करोड़। तो 15 करोड़ और 5 करोड़, विच एवर इज हायर। बहुत ज्यादा अज्यूम करा दिया, चलो कोई नहीं। तो 15 करोड़ और 5 करोड़, विच एवर इज हायर, मतलब 15 करोड़। तो मैं एक साल में कितने इशू कर सकता हूँ, 15 करोड़। मैंने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, स्वेट इक्विटी शेयर आज इशू कर दिए, कितने के, 10 करोड़ के। अब मैं एक महीने बाद फिर से इशू करना चाह रहा हूँ, कितने के इशू कर पाऊंगा मैक्सिमम, 5 करोड़ तक ही जा पाऊंगा। क्यों, क्योंकि लिमिट पे मैं पहुंच गया हूँ। ये लिमिट किसके लिए है, एक साल के लिए। किसके लिए है ये, एक साल के लिए। वर्ड क्या है, हायर। पहली लिमिट क्या है, 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, पहला वर्ड है पेड अप, दूसरा है इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर आ रहा है और 5 करोड़, विच एवर इज, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। द इशुएंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स shall not exceed 25% of the paid up capital of the company at any time। any time का मतलब क्या हो गया, पूरी लाइफ में। साल नहीं बोलेंगे यार, साल के लिए तो ऊपर लिमिट हो ही गई 15% और 5 करोड़। ये किसके लिए है, पूरी लाइफ टाइम में 25% पेड अप इक्विटी कैपिटल से ज्यादा नहीं होना, ठीक है जी। हायर पकड़ना है ना आपको, हाँ पकड़ो। आपने बोला कि ठीक है, तो ऊपर वाली लिमिट में हमने कितने इशू करे, 5 करोड़ के हिसाब से। नीचे वाली लिमिट क्या कहती है, एक एग्जाम्पल बना ही लेते हैं कि कंपनी की कैपिटल है 10 करोड़। कंपनी की कैपिटल कितनी है, 10 करोड़। अब हमें एक साल के अंदर कितने इशू कर सकते हैं, 1.5 करोड़ और 5 करोड़, विच एवर इज हायर। तो हायर क्या है, 5 करोड़, लेकिन पूरी लाइफ टाइम में कितने होने चाहिए, 25%। 25% का मतलब 2.5 करोड़। तो क्या वो साल जो है वो लाइफ में नहीं आ रहा पूरी, तो आप कितने इशू करोगे मैक्सिमम, 2.5 करोड़। आपको दोनों कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी, दोनों कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी आपको, हाँ जी। किसका लेते हैं, 100 करोड़ का एग्जाम्पल लेते हैं। 100 करोड़ का एग्जाम्पल इजी एग्जाम्पल है। 100 करोड़ का 15% कितना हो गया, 15 करोड़। 25% कितना हो गया, 25 करोड़। 15 करोड़ और 5 करोड़ विच एवर इज हायर, कितना क्या लेंगे हम, 15 लेंगे। तो एक साल में मैंने इशू कर दी 15 कर दी, अगले साल में फिर आया। अब हाँ, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो गई, नहीं हमने कितनी बना रखी थी पेड अप कैपिटल, 100 करोड़। 100 करोड़ में जो हम इशू कर चुके हैं वो ऐड कर देंगे। सही पॉइंट लाए हैं, ये ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, अब उसका 25% बिल्कुल बढ़ता, लेकिन कितना बढ़ जाएगा, वो भी तो देखो कितना बढ़ जाएगा। अब आपका जो कंसर्न है उसके लिए थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कंसर्न बढ़ गया है सबका ही, समझ में नहीं आ रहा है, तो लिखने के लिए चाहिए हमें मार्कर। क्या बात है, चलो जी, हम पढ़ रहे हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी लिमिट है जी, फॉर अ ईयर, एक साल के लिए लिमिट क्या है, 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, और 5 करोड़ जो भी इनमें से ज्यादा है। और लाइफ टाइम, लाइफ टाइम की लिमिट कितनी है, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ और तो नहीं लिखा हुआ। एक लिमिट और आएगी वो स्टार्टअप के लिए, वो देख लेंगे अभी बाद में। ठीक है जी, यहाँ तक तो क्लियर है। यार ये रेड पेन से लिख तो कुछ दिखता ही नहीं है, चलो दिख रहा है इतना तो चल जाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल क्या लें, 100 करोड़ पेड अप इक्विटी शेयर
कैपिटल कितनी जी, 100 करोड़। ठीक है जी। आज की डेट में इशू करना चाह रहा हूं तो कितना लूं, 15% मतलब 15 CR और 5 CR, विच एवर इज हायर। तो हायर क्या आ गया, 15 CR। ठीक है जी। और लेते हैं एग्जांपल, 15 CR क्या कर दी, इशू कर दी स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए। अब कैपिटल कितनी हो गई, 115 करोड़। अगले साल फिर इशू करना चाहता हूँ, तो अब 115 का क्या लूंगा, 15% लूंगा। 15% साल के लिए लिमिट कितने में देखूंगा, 15% में देखूंगा। ओवरऑल कितनी देखूंगा, 25%। तो अब मैं फिर इशू करना चाह रहा हूँ, तो 115 का 15% कितना होगा, कैलकुलेटर निकालना है। गलत हुआ तो देख लेना। 28 करोड़ 25 लाख। और दूसरी लिमिट क्या थी, 15 तो यही हो गया ना, 5 करोड़। 5 करोड़ कितना आएगा, कर दी जाए पिटाई। ये कितनी है, 25% है। चलो 25% भी लिख लेते हैं। 25% कितना है इसका, 28.25। 25% देख लेना, सही है। कितना पड़ेगा इसको, 28.75। और 15% कितनी है, 17.25। कॉन्फिडेंस बढ़िया है वैसे तुम्हें, लिखवा तो दिया एक बार बोर्ड पे। और दिस, तो दूसरे साल में भी एक साल वाली तो कंप्लाई करनी है। तो इनमें से हायर क्या है, ये वाला। इस साल के हिसाब से देखूं तो इतना इशू कर सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल भी चेक करनी है। ओवरऑल कितनी पहुंच रही है, 28.75। ऑलरेडी इशू कितने कर चुका हूँ सर्टिफिकेट शेयर, 15 करोड़। तो 15 इसमें से माइनस कर दो, 28.75 में से 15 माइनस हुआ, कितना बचा। तो कितने इशू कर पाऊंगा, 13.75 इशू कर। तो कितने इशू होंगे, 13.75। अब हाँ जी, टर्नओवर नहीं, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल चल रही है, पेड अप कैपिटल फिर बढ़ जाएगी इतने से। अगले साल थोड़ा सा और मेरे को मिल जाएगा, 13.75 का 15% मेरे को और मिल जाएगा, फिर से इशू कर पाऊंगा। तो जब भी कैपिटल इशू हो रही है, कैपिटल बढ़ी तो रही है। और ये भी हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने वैसे भी कैपिटल बढ़ा दी, तो अगर वैसे भी बढ़ा दी तो वो लिमिट भी मेरे को मिल जाएगी। समझ आ रही है कहानी। तो जब जब इशू होगी ऐड होती चली जाएगी। हाँ जी, अब कोई डाउट, हो गए जी डाउट क्लियर सबके, बढ़िए जी आगे। तो दो लिमिट एक साल के लिए है, 15% और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। और एक लिमिट पूरे लाइफ टाइम के लिए है, वो कितनी है, 25%। चलो जी, चलो जी। The limit for startup company is 50% of paid up capital up to 10 years from the date of its incorporation और registration। startup company के लिए लिमिट कितनी है जी, 50%। ये 50% किस चीज की लिमिट है, पेड अप कैपिटल। मतलब स्टार्टअप कंपनी 50% तक जा सकती है। ये 25 की जगह कितना हो गया है, 50 हो गया है। 25 की जगह क्या हो गया है, 50 हो गया है। पर 10 साल। देखो एक स्टार्टअप कंपनी स्टार्टअप रहती कितने के लिए है, 10 सालों के लिए। जब आप स्टार्टअप की डेफिनेशन पढ़ोगे, यहाँ तो नहीं आ रही है, आगे आपको जरूर मिलेगी। क्या था, नहीं वो आपने लिमिट पढ़ी थी, वो स्टार्टअप के लिए एक टाइमलाइन फिक्स करी थी 5 साल की। स्टार्टअप की जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहां देखोगे कि पहले लिखा हुआ है स्टार्टअप कंपनी हमेशा प्राइवेट कंपनी होगी। कौन सी कंपनी होगी जी, प्राइवेट कंपनी। एग्जाम में क्वेश्चन आया स्वेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर, वहां पे लिखा हुआ ए लिमिटेड इज अ स्टार्टअप कंपनी। क्या लिखा हुआ, ए लिमिटेड इज अ स्टार्टअप कंपनी। और जस्ट मैंने आपको बताया स्टार्टअप कंपनी कौन होती है, प्राइवेट कंपनी। ए लिमिटेड का मतलब पब्लिक कंपनी। फिर आगे लिखा हुआ इज अ स्टार्टअप कंपनी, फिर पूछा हुआ स्वेट इक्विटी की लिमिट। तो अब आप क्या बताओगे, ऐसे लिख दोगे दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ स्कोप, पूरा प्रोविजन एक्सप्लेन करोगे। मतलब आप इसको, उन्होंने पूछा था स्वेट इक्विटी पे क्वेश्चन, किस पे क्वेश्चन पूछा था, स्वेट इक्विटी पे। आप बताओगे उन्हें कि स्टार्टअप क्या होता है, तो आपको पहले तो स्वेट इक्विटी की लिमिट्स बतानी पड़ेगी कि भाई ये लिमिट है, ये लिमिट है, अगर ये स्टार्टअप कंपनी है तो इतना कर सकती है स्टार्टअप। जब वो बोल रहे हैं कि स्टार्टअप कंपनी है, तो क्या हम मान ले ये जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन लिख रहा था उससे गलती हो गई, ए प्राइवेट लिमिटेड की जगह ए लिमिटेड लिख दिया, तो उसने ऐसे लिखा था ए लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी।
उसने बोला था ए लिमिटेड स्मॉल कंपनी है या नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या बोलोगे पब्लिक कंपनी है तो नहीं बन सकती। यहाँ पे वो कह रहा है ए लिमिटेड इज अ स्टार्टअप कंपनी, लेकिन स्टार्टअप कभी पब्लिक नहीं हो सकती। तो आप एक नीचे नोट डाल दोगे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, ये कंपनी स्टार्टअप कंपनी है और स्टार्टअप की तरह आंसर कर दोगे। अब जब सजेस्टेड आंसर्स आए तो उसमें 2 आंसर लिखे हुए थे, या तो स्टार्टअप मान लो या ना मानो। दोनों केस में प्रोविजन में तो पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा? सारी लिमिट्स देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? अगर आपको पूरा प्रोविजन पता है, तो मतलब आपको पता है क्या करना है। अब कोई ऐसे लिखा है कि नहीं जी ये तो स्टार्टअप कंपनी नहीं है, आपने लिमिटेड लिख दिया है और मैं तो आंसर ही नहीं करूँगा, तो फिर भाई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है जी? तो प्रोविजन तो लिखना पड़ेगा। चलो जी, लॉक इन पीरियड। स्वेट इक्विटी शेयर आर इश्यूड टू डायरेक्टर और एम्प्लॉई शैल बी लॉक्ड इन। लॉक्ड इन का मतलब ताला लगा दिया जाएगा। नॉन ट्रांसफरेबल, लॉक्ड इन के लिए सही वर्ड यूज किया इन्होंने, नॉन ट्रांसफरेबल। ये शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। 3 साल के लिए आप इनको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करे गए हैं तो उसके ऊपर लॉक इन पीरियड लगाया होगा, कितने साल का? 3 साल का। वैल्यूएशन ऑफ स्वेट, लॉक इन का मतलब समझ आ गया ना, ताला है, इस पे कोई काम नहीं होगा जी, इधर उधर नहीं जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे। Valuation of sweat equity shares. Sweat equity shares to be issued shall be valued at a price determined by a registered valuer as the fair price, giving justification for such valuation. Value क्या रहने वाली है? जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बताएगा। कौन बताएगा जी? अब देखो एक बंदे ने हमारे लिए आईपीआर बना के दे दिया, क्या वो हमारा एम्प्लॉई है? कौन से वाला? परमानेंट वाला। उसने क्या दे दिया? एक पेटेंट बना दिया। हम उसे स्वेट इक्विटी शेयर देना चाहते हैं, पैसे लेंगे हम उससे? यार उसने जब हमें पेटेंट दे दिया तो पैसे किस बात के लेने, स्वेट इक्विटी दे ही रहे हैं। लेकिन कुछ तो वैल्यू होगी ना, कितने स्वेट इक्विटी शेयर्स दो? पहले तो उसकी पेटेंट की भी वैल्यू करवानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी? पेटेंट की वैल्यू करानी पड़ेगी। फिर हमारे शेयर्स की वैल्यू करवानी पड़ेगी, तभी तो निकाल पाओगे ना कितने नंबर ऑफ शेयर्स देने वाले हो। इसलिए कौन आ जाएगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर आ जाएगा। वो पेटेंट की भी वैल्यू करेगा और आपके शेयर्स की भी वैल्यू करेगा। ठीक है जी? Put market price in an active market are the best evidence of fair value and should be used where they exist to measure the financial instrument. क्या कह रहा है ये? Quoted market price in an active market. Quoted market price in an active market. मतलब ये लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जिसके शेयर स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। क्या उनका प्राइस तो वहीं से नहीं पता लग जाएगा मार्केट में क्या चल रहा है? तो उसको आप यूज कर सकते हो एज अ मार्केट प्राइस। वैल्यूएशन ऑफ आईपीआर, नो हाउ वैल्यूएशन, इनकी भी वैल्यू करवानी जरूरी है। द वैल्यूएशन ऑफ आईपीआर ऑफ द नो हाउ वैल्यूएशन फॉर स्वेट इक्विटी शेयर आर टू बी इशूड शैल बी कैरिड आउट बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। इनकी वैल्यू भी कौन करेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। Who shall provide a proper report, वो क्या देगा? एक प्रॉपर रिपोर्ट देगा, एड्रेस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसको एड्रेस करी जाएगी वो रिपोर्ट? बोर्ड को। विद जस्टिफिकेशन फॉर सच वैल्यूएशन, जस्टिफिकेशन के साथ में। क्लियर है जी यहाँ तक? ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कैश कंसीडरेशन। अब हमें यहाँ पे कंसीडरेशन क्या मिल रही है? नॉन कैश में मिल रही है। उसका ट्रीटमेंट क्या होगा बैलेंस शीट के अंदर? करिए अकाउंट्स में कभी स्वेट इक्विटी शेयर्स पे अकाउंटिंग। चलो जी, where the sweat equity shares are issued for a non-cash consideration on the basis of a valuation report in respect thereof obtained from the registered valuer। अब वैल्यूअर से जो रिपोर्ट आई है उसी में तो पता लगेगा ना कितने रुपए की चीज आई है हमारे पास। सच नॉन कैश कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड, कैसे ट्रीट करना है? डेप्रिशिएबल और अमोर्टाइजेबल असेट। अगर उस बंदे ने हमें क्या दिया है? गुडविल दी है, बिल्कुल। क्या? ट्रेडमार्क, जितने भी आईपीआर है इन सब पे अमोर्टाइजेशन नहीं होती, तो ये सारे अमोर्टाइजेबल एसेट्स हैं। अगर कोई अमोर्टाइजेबल एसेट आया तो कहाँ दिखा दोगे उसको? बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा देना। अदर देन अबव, अगर इसके अलावा कोई वैल्यू एडिशन हुई है जो आईपीआर के फॉर्म में नहीं है तो उसको कहाँ दिखाओगे? एज अ एक्सपेंस, उसको पीएनएल में दिखा देना। ठीक है जी? इधर से आपकी कैपिटल बढ़ गई लाइबिलिटी साइड, और इधर से आपका क्या हो गया? पीएनएल कम हो गया। क्या बराबर हो गई नहीं हो गई चीजें? तो बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी। ठीक है जी? इधर से आपकी कैपिटल बढ़ गई, इधर से आपका आईपीआर बढ़ गया एसेट साइड, दोनों साइड बढ़ गए, बैलेंस शीट मैच हो गई ना मैच। ठीक है जी? डिस्क्लोजर इन द डायरेक्टर्स, लॉ में पढ़ाते हैं तो इजीली मैच हो जाती है, जब अकाउंट से पढ़ाते हैं तो मैच नहीं हो जाती है। चलो, कभी नहीं होती। पूजा वूजा करा करो थोड़ी, भगवान के पास जाया करो। डिस्क्लोजर इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, डेली जाते हो? कौन से मंदिर जाते हो? खुशबू को भी बताओ। वो वाले जाओ जिसमें सुमित जा रहे हैं। कहाँ जाते हो? नरेला? नरेला जाओ, सुबह सुबह उठ के नरेला जाके फिर आए करो क्लास में। डिस्क्लोजर इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट्स मतलब डायरेक्टर की रिपोर्ट जो हर साल डायरेक्टर बनाते हैं।
The board of directors shall inter alia include in the directors report, disclose in the director report for the year in which the shares are issued the specified details of the issue of sweat equity shares. मतलब स्वेट इक्विटी शेयर जिस साल इशू हुए हैं उस साल बोर्ड रिपोर्ट में भी लिखा रहेगा कि ये स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं, इतने नंबर थे, इतने अमाउंट है, इनको इशू किया गया। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर मेंटेन करना है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं शेयर कैपिटल, रूल का नाम भी है शेयर कैपिटल, फॉर्म का नाम है एसएच, तो यहाँ पे एसएच कौन सा आ गया 3। द कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इन फॉर्म नंबर एसएच 3, इट शैल बी मेंटेन एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी और सच अदर प्लेस एज द बोर्ड में डिसाइड। ठीक है जी, ये हो गया हमारा स्वेट इक्विटी शेयर्स पूरा। स्वेट इक्विटी शेयर के लिए रेजोल्यूशन चाहिए कौन सा, स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन से स्वेट इक्विटी शेयर इशू होंगे, जो क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है या ऑलरेडी इशूड है। और कोई कंडीशन, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी कंप्लाई कर लेना, अनलिस्टेड है तो रूल 8 कंप्लाई कर लेना। लिमिट्स में क्या पड़ा, 1 साल की लिमिट है 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ व्हिचएवर इज हायर। पूरे लाइफ टाइम की लिमिट है 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन स्टार्टअप के लिए लिमिट कितनी हो जाती है 50% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन ये लिमिट स्टार्टअप के लिए कब तक चलेगी, 10 साल, 10 ईयर्स तक, 10 साल तक। ठीक है जी। वैल्यूएशन करवानी है, शेयर्स की भी करवानी है और नो हाउ पेटेंट आईपीआर की भी करानी है। कौन करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे, अगर अमोर्टाइजेबल एसेट क्रिएट हुआ है तो डाल दो बैलेंस शीट में, अगर इसके अलावा कुछ और भी है तो पीएनएल में एक्सपेंस को माइनस कर देना, आपका पीएनएल कम हो जाएगा, इधर से कैपिटल बढ़ जाएगी, बैलेंस शीट मैच। तुरंत करवा देते हैं लॉ वाले सर बैलेंस शीट मैच। चलो जी आगे जाते हैं।